हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के मस्ट डू क्वेश्चन की सीरीज। अब इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर काफी सारी बुक्स से, काफी सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स से हमने एक ना क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है जो कि ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और अपना कवर करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड फॉर CWSN, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। तो हम इन तीनों ही टॉपिक्स को के ऊपर क्वेश्चंस को करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है डिफाइन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या होता है हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी है डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है, एक कमी है जो कि हो जाती है रेगुलर एक्टिविटीज करने में, जैसा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़े हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक दिव्यांग जो कि थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है, जिसको थोड़ा स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है चीजों को करने के लिए। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली काम कर पाता है, एक स्टैंडर्ड है कि इस तरीके से काम किया जाएगा, लेकिन वहां पे उसको सफर करना पड़ेगा, दूसरे को जो स्पेशल चाइल्ड है उसको सफर करना पड़ेगा सेम एक्टिविटी करने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक पर्सन जिसके हाथ नहीं है, अब उसको ब्रश करना है। जो नॉर्मल बंदा होगा वो ब्रश करेगा, वो उसके लिए कुछ अलग तरीका अपनाएगा, कुछ अलग चीज सोचेगा। तो जहां पे डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के अंदर आप में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, यानी कोई रुकावट आ जाए, या फिर आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे एक नॉर्मल बंदा करता, तो आप क्या हो, आप उसके अंदर आप डिसेबिलिटी के अंदर उसको मानते हैं। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है? ये एक मेंटल डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी एक बड़ी चीज है, उसके अंदर एक पार्ट होता है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर क्या है? एक मेंटल डिसेबिलिटी है जो कि डिसरप्शंस कॉज करता है, यानी रुकावटें करता है एक इंडिविजुअल को कि किसी भी एक डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के अंदर। तो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के अंदर फर्क क्या है? डिसेबिलिटी बड़ी चीज है, डिसेबिलिटी के ही अंदर डिसऑर्डर आता है। ठीक है, डिसऑर्डर केवल और केवल रिलेट करता है मेंटल डिसेबिलिटी से। ओके, तो बस इतना ही था इसमें। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, राइट इन डिटेल्स अबाउट द स्पेशल ओलंपिक्स भारत। तो हम स्पेशल ओलंपिक भारत के अंदर के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिखना था। तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो 2001 के अंदर फॉर्म किया गया, और जो कि फॉर्म हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा। और ये क्या करता था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जूझ रहे थे, उनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत आया था। इसके अंदर होता क्या था? दे ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन एट लोकल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो स्पेशल ओलंपिक भारत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अप्रूव किया, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो बच्चे जूझ रहे थे उनके लिए काम किया गया। अब इसके अंदर वो उनका कॉम्पिटिशन करवाते थे। कौन से लेवल पे? स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है, तो उन सब के साथ वो पार्टिसिपेट करके ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत का ये बनाया गया था, एक कमेटी से बनाई गई थी। दे ऑल्सो गिव्स ट्रेनिंग फॉर कोचेस टू डील विद इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पीपल। अब एक बात सोचो ना, एक कोच के लिए भी तो ये मुश्किल होगा ना कि उस बच्चे को जो इतना डिफरेंटली चीजों को कर रहा है, उसको उतना अच्छी तरीके से मैं कैसे परफॉर्म करवाऊं। तो यहाँ पे कोचेस की एजुकेशन भी बहुत जरूरी थी, जिसका खासकर ध्यान रखा स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने। और उनको कोचेस को ट्रेन करने के लिए भी उन्होंने मतलब एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। और इसका मेन जो मोटिव था वो था प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रू आउट द ईयर फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो भी व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है उसको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देना, एक स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाना। और ऐसा क्यों करवाना? ताकि उनको है ना एक प्रिसिस्टेंट डेवलपमेंट होता है, और जब वो फिजिकल फिटनेस से जुड़ेंगे ना तो वो और लोगों को भी एनकरेज करेंगे, और वो थोड़ा सा ना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जगा पाएंगे। सबसे ज्यादा कमी जो हो जाती है इस टाइम पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे को अपने बराबर समझने से मतलब पीछे हटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो और इंजॉय कर पाएंगे, प्रैक्टिस को इंजॉय कर पाएंगे, अपने फिटनेस को मेंटेन कर पाएंगे और एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए ये स्पेशल ओलंपिक भारत को शुरू किया गया था।
चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, व्हाट वैल्यूज डू वी ऐड अप थ्रू पैरालंपिक्स। हम पैरालंपिक्स से अपनी लाइफ के अंदर क्या वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमारे आंसर रहेगा कुछ इस तरीके से कि देखो भाई, पैरालंपिक्स के अंदर ना एक बात समझना कि सोचो अगर आप मतलब जिन लोगों के पैर नहीं है वो भाग रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों के हाथ नहीं है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग नहीं है क्या। लोग जब ऐसा कुछ जिनका कुछ इतना बड़ा लॉस हो जाता है ना, तो वो पहले ही हार जाते हैं, ठीक है, वो कुछ खेलने से पहले ही वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब इन लोगों को देखा जाता है तो इंस्पिरेशन एक जगती है कि जब वो कर सकता है, जिसके हाथ पैर नहीं है, वो इतनी अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो क्यों बाकी जो बंदे हैं वो भी उतना अच्छा करेज दिखाए और उसको काम करे। सबसे ज्यादा करेज जो मैं मानता हूं पैरालंपिक एथलीट्स में होता है। जितना उनको अंदर मोटिवेशन लेवल चाहिए, जितना उनको करेज चाहिए, जितना साहस चाहिए, वो और किसी में नहीं, केवल और केवल पैरालंपिक्स एथलीट्स के अंदर देखा जा सकता है। तो क्या क्या वैल्यूज हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहला ही हमें मिलता है करेज। करेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सारे परफॉर्मर्स जो है वो इतनी परेशानियों के बाद भी, इतनी दिक्कतों के बाद भी उन्होंने उस चीज से हार नहीं मानी और उसका सामना करते हुए वो अचीव करते हैं वो चीज, ठीक है, और बराबरी से टक्कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आता है डिटर्मिनेशन। अब ऐसा जब किसी के साथ इतना बड़ा लॉस होता है ना, तो वो मतलब वो हिम्मत नहीं रह पाती, वो डिटर्मिनेशन नहीं रह पाता, लेकिन वो अपना मेंटल एबिलिटी को इतने ऊपर लेवल तक ले जाते हैं, अपने फिजिकल एबिलिटी को कि वो इतने ऊपर लेवल तक ले जाते हैं कि उनका जो डिसेबिलिटी है ना वो उसके सामने कुछ ही नहीं रहता। तो वो डिटर्मिनेशन चाहिए। फिर रोल मॉडल, हम रोल मॉडल्स मान सकते हैं क्योंकि वही एथलीट्स ऐसे हैं जो कि पूरे टॉप मोस्ट लेवल पे है अपने मोटिवेशन लेवल के, ठीक है, अपने डिटर्मिनेशन पे, अपने करेज पे, तो उनको रोल मॉडल मानना चाहिए, ठीक है। फिर इक्वालिटी, उन्होंने कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने हमेशा इक्वल परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी है जितना कि एक नॉर्मल एथलीट देता, ठीक है। तो बेशक से उनका डिसेबिलिटी कुछ भी हो, उन्होंने कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने पूरी बराबर टक्कर लेके वहां तक बराबरी करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट डेफ ओलंपिक्स। तो डेफ ओलंपिक्स क्या होता है, हमें उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट सा लिखना है। तो डेफ ओलंपिक्स क्या है? डेफ ओलंपिक्स को प्रीवियसली पहले हम बोलते थे वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ एंड इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, ठीक है, ये चीजें बोली जाती थी, लेकिन अब इसका पर्टिकुलरली नाम चेंज करके डेफ ओलंपिक्स रख दिया गया। और एक इंटरनेशनल कमेटी थी जिसको सैंक्शन किया गया, जो कि पर्टिकुलरली डेफ एथलीट्स के लिए ही काम करती थी। अब ना देखो यार, डेफ एथलीट्स के लिए हमने इतना क्यों किया, ब्लाइंड एथलीट्स या और किसी चीज के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमारा हियरिंग लॉस होता है ना, तो हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है, और भी हमें बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए हमने इनके लिए एक स्पेशल सा ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया। अब कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए? तो एथलीट जिनका ना हियरिंग जो है वो 55 डेसिबल से कम का हो चुका है, ठीक है, हियरिंग लॉस जो उनका 55 डेसिबल्स तक का है, वो एथलीट्स ही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। when they first meet minimum eligibility criteria and be a member of affiliation as a national association society, ठीक है, वो तभी एफिलिएटेड नेशनल एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हैं जब वो मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। एथलीट्स आर फॉरबिडन टू यूज एनी हियरिंग एम्पलीफिकेशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन टू अवॉइड अनफेयर एडवांटेजेस फॉर दोस्त हु आर नॉट यूजिंग द डिवाइस। अब ऐसा सीन है, देखो, हो सकता है कुछ लोग बहुत गरीब हो जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके अपना हियरिंग को ना ठीक कर पाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी आप यूज करोगे, यहाँ पे जब भी आप खेलोगे, तो आपको कोई भी हियरिंग एड लगाने की परमिशन नहीं दिया, आप नहीं यूज कर सकते। आपको बिना उसके आपको खेलना है और अब सबको बराबरी के साथ खेलना है और अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। क्योंकि सोचो ना यार, उस एट द एंड में तो ऐसा हो जाएगा ना, जिसके पास जितना एडवांस इक्विपमेंट होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो वो इसके लिए सबको कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसलिए कोई भी हियरिंग एम्पलीफिकेशन को यूज करने से मना कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब आया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। फिजिकल एक्टिविटी जब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के करते हैं तो इनसे उनको क्या फायदा मिलते हैं? तो फायदा क्या है? देखो यार, अब जो बच्चा जिनको स्पेशल नीड है तो उनको ना स्पेशली अपनी चीजों पे काम करने की भी जरूरत है। तो सबसे पहला उनका फिजिकल इंप्रूवमेंट होता है, जैसे जैसे वो फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज होते हैं तो वो काफी सारे काम करना सीखते हैं और उससे उनका बॉडी का फिजिक जो होता है वो इंप्रूव होता है।
मेंटल इंप्रूवमेंट होता है, दिमाग से वो और स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपको शांत रहना सिखाता है, आपको पेशेंस सिखाता है, आपको किस टाइम पे एंगर यूज करना है उसको सिखाता है, एंगर से फायदा निकालना सिखाता है, अपने एंगर को कंट्रोल करना सिखाता है, एंजाइटी कंट्रोल करना सिखाता है, और भी ऐसी बहुत सारे मेंटल एस्पेक्ट्स हैं जिसको डेवलप करने में हमारा फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स बहुत हेल्प करता है। एक सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा उनका जब वो अपने आप को भी देखेंगे कि हम भी ये काम कर पा रहे हैं नॉर्मल लोगों की तरह, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो अपने आप को दूसरों से कम आंकना बंद कर देंगे। ठीक है, रिड्यूस करता है लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन होने का सीन यही है यार, क्योंकि वो जब दूसरों को अपने से कंपेयर करने लग जाएंगे ना, और देखेंगे कि यार वो तो ये कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा, जिन लोगों के पैर नहीं है यार वो तो भाग पा रहे हैं मैं नहीं भाग पा रहा। लेकिन जब वो लेवल का डिप्रेशन आने लगता है ना, जब वो स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, वो भी खेल पा रहे हैं, वो व्हीलचेयर्स के ऊपर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो उनको लगा कि फर्क ही क्या है। ठीक है, वो भी वही चीज कर पा रहे हैं जो वो कर रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा करने का वे अलग हो गया। ठीक है, तो इससे उनका एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब भी बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, और एक माइंड जो होता है ना वो डाइवर्ट होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत हेल्प मिलता है। कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। अब कॉग्निटिव बेनिफिट क्या है, हमारा माइंड का हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट होना, वो कॉग्निशन इंप्रूव होता चला जाता है। किसकी वजह से? फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होने की वजह से। इंप्रूव करता है सोशल इंटरेक्शन, लोगों से सोशली इंटरेक्ट करने के अंदर। ठीक है, और इमोशन और साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको इंप्रूव करेगा, हमारा जो इमोशनल स्टेट है उसको इंप्रूव करेगा, वो हमने जान लिया कैसे करेगा। रिड्यूस करता है हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज रहोगे तो आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन कम से कम होंगी। ठीक है, तो ये तो फायदा है ही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट स्ट्रेटेजीज टू बी कंसीडर्ड टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, कि हम एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जिसको एक स्पेशल केयर की, स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत है, हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं, ऐसे क्या अरेंजमेंट्स करें कि वो भी उतना ही पार्टिसिपेट कर पाए इन चीजों के अंदर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई पहले तो उनका मेडिकल चेकअप करवा लो कि वो इस काम करने के लिए, इस फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए क्या केपेबल है, क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो वो पहले चेक करवा लो। ठीक है, फिर फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे हम उनको फोर्स नहीं करेंगे कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, हम उनका इंटरेस्ट जगाएंगे उस चीज में। जब उसका इंटरेस्ट उसमें जाग जाएगा तो वो अपने आप ही और परफॉर्म करना चाहेगा। ठीक है, अपने आप ही एफर्ट्स डालना चाहेगा। ठीक है, इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या, जो भी हम इक्विपमेंट बनाएंगे वो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जरूरतें अलग है, तो इक्विपमेंट भी हमें उसी हिसाब से डिजाइन करना है। एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, रूल्स भी होंगे, रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी चिल्ड्रन की नीड है उसके हिसाब से रूल्स बनाने हैं। यहाँ पे रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम उनके लिए करेंगे ना। जैसे बास्केटबॉल के अंदर हम होल्ड नहीं कर सकते या एक जगह तक बहुत देर तक नहीं रह सकते, तो उनके लिए जो मतलब व्हील चेयर पे खेल रहे हैं, हमने क्या बोला कि भागने की जगह हमने व्हील चेयर कर दिया, एक नया रूल डेवलप कर दिया ना, एक नया रूल बना दिया ना, तो ऐसे हम रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एज पर देयर नीड। ठीक है, चिल्ड्रन प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब अगर मैंने पिछली बार जो करवाया था, क्या उनसे उनको कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब भी आप उनको कोई एक्टिविटी करवाने जा रहे हो। तो ये कुछ बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैरालंपिक गेम्स स्टेटिंग पैरालंपिक मोटो एंड ओथ। तो हमें पैरालंपिक गेम्स के बारे में बताना है और पैरालंपिक मोटो और ओथ के बारे में भी बताना है। तो पैरालंपिक गेम्स क्या है? अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, बहुत सारे जब इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होते हैं जहां पे डिसेबिलिटी के साथ वाले जो एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो पैरालंपिक्स होते हैं ना, ये पूरा पैरेलली चलता है ओलंपिक्स की तरह। जैसे जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही वैसे पैरालंपिक्स भी होते हैं। तो ये समर और विंटर ओलंपिक गेम दो हिस्सों में बांटा जाता है और इनके अंदर 1960 के अंदर सबसे पहले रोम के अंदर इसके अंदर शुरुआत हुई थी। और पैरालंपिक्स का मोटो क्या था? पैरालंपिक का एक मोटो था स्पिरिट इन द मोशन। ये एक मोटो बनाया गया, स्पिरिट इन द मोशन, जो कि फर्स्टली यूज किया गया था 2004 के अंदर एथेंस के अंदर, पैरालंपिक गेम्स के अंदर। एथेंस एक जगह है ग्रीस के अंदर जहां से माना जाता है कि हमारे ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। और
बिफोर इट द आइडियल स्टेटमेंट वॉज माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विच वॉज गिवन इन 1994। इससे पहले हमारा ओलंपिक मोटो था माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, उसको 2004 के अंदर चेंज करके स्पिरिट इन मोशन बना दिया गया, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है वो हमारा बॉडी और माइंड एक टाइप से ही काम करता है एक मोशन को क्रिएट करने के लिए, तो इसीलिए इनका नाम स्पिरिट इन मोशन रख दिया गया। उसके बाद पैरालंपिक्स ओथ के बारे में बात करेगी। पैरालंपिक ओथ इज अ सोलमन प्रॉमिस मेड बाय वन एथलीट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटिंग एथलीट कॉम्पिटिशन। ऐसा होता है कोई भी ओलंपिक्स के अंदर ओथ ली जाती है ना, वो इस हिसाब से ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे ओथ नहीं बुलवा सकता स्टेज पे आगे, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ये ओथ लेता हूं, और साथ साथ वो बाकी बंदे जो होंगे वो रिपीट करेंगे कि मैं ओथ लेता हूं और फिर मैं ओथ को बोलूंगा, ठीक है, और उसी ओथ को बाकी सारे भी अपनी अपनी जगह पे लेंगे, ठीक है। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा आके ओथ लेता है उसकी। पैरालंपिक्स कॉम्पिटिटर एंड बाय वन जज एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इज द ऑफिशिएटिंग। ऐसे ही एक जज भी आता है जो ऑफिशियल्स की तरफ से उसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनता है, ठीक है। सारे ऑफिशियल्स, रेफरीज उनकी जगह पे करता है, और ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे ये सब कुछ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी पैरालंपिक्स को लेकर। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी क्या है? एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है पैरालंपिक्स मूवमेंट को बचाने के लिए। अब ये जितने भी ओलंपिक्स मूवमेंट होते हैं ना, कि हमें ओलंपिक्स को फैलाना है, हमें गेम्स को प्रमोट करना है, तो ऐसे ही हमारा ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको गवर्न करने के लिए काम करती है, जिसके अंदर पैरालंपिक मूवमेंट को बचाना और उसको डेवलप करना है। हेडक्वार्टर जो है इनका बॉन जर्मनी के अंदर है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 22 सितंबर 1989 के अंदर। इनका मेन जो मोटिव था वो प्रोवाइड ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटी टू द रिटार्डेड पीपल। जो भी रिटार्डेड पीपल है, जो भी हमारे किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ जूझ रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी देना कि लाइफ के अंदर उनका एक पर्सपेक्टिव बनाना कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुम डिसेबल भी हो गए किसी ना किसी वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म होगी, आप उतना ही इक्वली सारे चीज कर सकते हो। तो उनका एक करेज जगाना, उसीलिए ये चीज हमने बनाई थी। It comprised of National Paralympic Committee (NPC), 4 Disability Specific International Sports Federation, ठीक है। तो जब ये बनाया तो इसके अंदर नेशनल पैरालंपिक कमेटी और 4 स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को जोड़ा गया, ठीक है। आईपीसी ऑर्गेनाइज पैरालंपिक एम्स फंक्शन एज देयर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स। तो ये सब कुछ ना थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आईपीसी फंक्शन एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव सेवरल स्पोर्ट्स फॉर डिसेबिलिटी इन कॉन्ट्रास्ट विद द अदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी which are predominantly limited to a single sport for disability, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बात क्या करी कि भाई एक है ना अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जो कि सबको कवर करता है। अम्ब्रेला का काम क्या होता है? सबको कवर करना। तो आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी एक टाइप से हेड का काम करता है, एक टाइप से सबको कवर करने का काम करता है और सबको बचाता है, और एक मूवमेंट की तरफ, पैरालंपिक मूवमेंट की तरफ तुम्हें लेके जाता है, ठीक है, और सबको एज अ सिंगल स्पोर्ट की तरह खेलने का मौका देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डिफाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव बताने थे। तो स्पेशल ओलंपिक भारत क्या था? टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग and sports competition throughout the year for the children and adults with intellectual disability। जब भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत की बात आएगी तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे हैं, केवल और केवल उनकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उनका स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पे हम उनका फिजिकल फिटनेस को डेवलप करवाना, उनके अंदर एक करेज जगाना, उनको चीजों को जॉय करना सिखाना, उनको मतलब एंजॉय करना सिखाना, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट शेयर करी जाती है, स्किल्स शेयर करी जाती है, फ्रेंडशिप बनती है, नई नई फैमिलीज अटैच होती है। तो ये सारा कुछ जो था, यही था हमारा एम स्पेशल ओलंपिक्स भारत को बनाने का। अब इसके अंदर क्या है कि भाई इस एम को अचीव करने के लिए ना हमें कई एम होता है, जैसे हमारा फाइनल गोल है, ठीक है। अगर मेरे को इस एम को अचीव करना है तो मुझे कई स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। वो स्टेप्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटे छोटे लेवल्स पे कि हाँ भाई सबसे पहले मैं दिल्ली का सबसे अमीर आदमी बनूं, फिर मैं पूरे इंडिया का बनूं, फिर एशिया का बनूं, फिर मैं वर्ल्ड का बनूं। ठीक है, तो इसके लेवल्स है, तो मैंने लेवल्स डिफाइन किए, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी तरीके से इस एम को, स्पेशल ओलंपिक भारत के एम को अचीव करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए कि भाई इसको स्टेप्स को अचीव करता रहूंगा अगर मैं, तो मैं फाइनली अपना एम भी अचीव कर पाऊंगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट बाय लर्निंग थ्रू डूइंग एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या था, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था स्पेशल ओलंपिक भारत को लाने का कि भाई सबसे पहले तो उनको लर्निंग करना सिखाओ, उनको चीजों को एंजॉय करना सिखाओ, फिर वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, जब तक मैं जैसे फिजिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो बंदा है, अगर वो टास्क ही नहीं करना चाह रहा, तो मैं कैसे उसको कॉम्पिटिशन उसके लिए बनाऊं। तो उसको पहले उसका इंटरेस्ट जगाओ, उसको लर्निंग सिखाओ, फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। एम्पावर करना है पीपल को विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और उनके फुल पोटेंशियल तक उनको पहुंचाना। ठीक है, उनको एम्पावर करो, उनको काम सिखाओ और उनके डिसेबिलिटी को इग्नोर करते हुए उनको उनके फुल पोटेंशियल पे जितना वो काम कर सकते हो और उनके स्किल को डेवलप करना। द एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बिकम फुलफिल्ड एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। और तो इसी तरीके से धीरे धीरे वो पूरे तरीके से फुलफिल हो जाते हैं और अपने कम्युनिटी के एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाते हैं। वरना ऐसा होता है ना, कुछ टाइम के बाद आपको घर से ताने मिलने लग जाएंगे कि भाई तुम कुछ काम नहीं करते, ये नहीं करते, तो ऐसे जो ताने मिलते वो अच्छा तो नहीं लगता। तो ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो एक टाइम में ऐसा आएगा ही कि लोगों को उसके काम करने में थोड़ा सा झिझक होगा, थोड़ा सा वो नहीं करना चाहेगा कि ये तो कुछ काम नहीं करता है ना। तो एक प्रोडक्टिव मेंबर जो होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में भी, फैमिलीज में भी और हर जगह पे। ठीक है, तो वो प्रोडक्टिव मेंबर तब बन पाएगा जब वो उस चीज के साथ डील करना सीखेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये एनर्जाइजिंग, हेल्थफुल और जॉयफुल एक्टिविटीज है जो उनको ओवरऑल हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट को फॉर बाकी वीडियोस जो कि आपकी मिस हो चुकी है या आप जिस वीडियो को ढूंढ रहे हो उसके लिए। सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी क्वेश्चन होता है @भला इंसान पे मुझे DM करो या मुझे मेल कर दो और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो फॉर नोट्स एंड PDFs। Thank you so much for watching. Have a nice day.